खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। तुम्हारी नाक क्यों रो रो कर फूली हुई है? निदा ने कमरे में आकर उसकी रोई हुई आंखें और लाल आंख को देखते हुए कहा। आप क्यों आई हैं यहाँ? उसने सू सू करते कहा। क्या मतलब क्यों आई हूँ? मेरा भी रूम है। निदा उसके सवाल पर हैरान हुई थी। ठीक है, आ गई हैं तो मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल ना पूछना, उसने आंखें साफ करते हुए कहा। क्यों ना पूछूं? बड़ी मामा तुम्हें लेकर अलग परेशान हो रही हैं और तुम्हारे ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। जब से आई हो कमरे में बंद हो। किसने छेड़ दिया अब तुम्हें? उसने जिद होते हुए कहा। आप ही अब आप मजीद मेरा दिमाग खराब ना करें। मैं आगे ही बीमू की वजह से किसी का कत्ल करने के दर पे हूँ, उसने नाक फुलाते हुए कहा। बुरी बात, बड़े भाई हैं वो तुम्हारे, भाई कहा करो उन्हें। और अब क्या कर दिया उस बेचारे ने? उसने उसे खोजती नजरों से देखा। नहीं है वो मेरा भाई, मैं आपको 101 दफा बता चुकी हूँ, और उसने जो आज किया है ना, इसका बदला तो मैं ले ही लूंगी। और इस अहमद के बच्चे की भी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। आखिरी फिक्रात उसने निहायत सरगोशी में अदा किए थे। क्या? किसकी ट्यूनिंग? किसी की नहीं। रहें आप यहाँ, क्योंकि जब तक मैं यहाँ बैठी रही तब तक आपकी अदालत खत्म नहीं होनी। वो तनफन करती रूम से गायब हो गई थी और निदा उसे इग्नोर करती बॉक्स लेकर बैठ गई। वो मीटिंग के लिए रेडी थी। जाने से पहले एक बार फजर को देखने आई थी। वो हनूज सो रही थी। उन्होंने ड्रॉअर से ऑइंटमेंट निकाल कर उसके जख्मों पर लगाई, उसकी पेशानी से बाल साइड पर किए और बोसा दिया। असवा, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, और अगर मेरे जाने के बाद फजर उठ जाए तो उसे कुछ खिलाकर दवाई दे देना। मेरा पूछे तो मीटिंग का बता देना। वो बाहर की तरफ बढ़ते हुए हिदायत जारी कर रही थी। चलो अजलान हैदर शाह, आज तुमसे भी 5 साल बाद मुलाकात हो ही जाए, उन्होंने गाड़ी में बैठते हुए कहा। वो आज भी उनके कमरे में मौजूद था, उनकी अदालत में। क्या सोचा फिर तुमने? मेरा जवाब आज भी वही है, उसने अपने कदमों पर नजरें गाड़ते हुए कहा। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। जी। उसकी नजरें अपने कदमों पर थीं। तुम जा सकते हो। वो वैसे ही बाहर देख रही थी। वो वहीं से बाहर जाने के लिए पलटा। इससे पहले कि वो जाता, धड़ाम से उनके गिरने की आवाज आई। मामा, क्या हुआ? वो परेशानी से उनका चेहरा तप तपा रहा था। निदा, किशमिश, यहाँ आओ। मामा, मामा प्लीज उठे। वो बेहोश थी। कोई जवाब नहीं आया। क्या हुआ बड़ी मामा को? वो दोनों भागती हुई आई थीं। पता नहीं। उसके हाथ पांव फूल रहे थे। किशमिश, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, उसने चिल्लाते हुए कहा। जी। निदा घबराते हुए 2 कदम पीछे हुई थी, क्योंकि वो उसे इनको हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। वो अपनी माँ को किसी मता की तरह बाजुओं में उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। हॉस्पिटल चलो। निदा भी बैक डोर ओपन करके बैठने लगी। तुम नहीं किशमिश, तुम चलो, उसने हाथ के इशारे से मना किया था, और वो वहीं रुक गई थी। अना बी के लम्स को महसूस करते हुए उसने आंखें खोली थीं। फिर उसने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। वो अपने कमरे में मौजूद थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हंसी बेदार हो रही थी। रात के सारे मंजर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे चल रहे थे। उसने शिद्दत से नफरत की इंतहा तक पहुंचते हुए आंखें बंद की। उसे याद था आखिरी बार वो जाए नमाज पर थी, फिर बेड पर कैसे, और फिर उसे अपनी अना बी पर ढेरों प्यार आया। तो आपने देखा आपके पोते ने क्या सलूक किया मेरे साथ? थोड़ी देर पहले वाला प्यार अब गुस्से में बदला था। उसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया। वहां मौजूद अपनी पीए की कॉल्स देखकर वो झटके से उठ बैठी, मगर अगले ही लम्हे दर्द से कराकर उसने फिर से अपना सर पल्लू पर गिराया था। बुखार कम हो गया था, मगर अभी भी नहीं। आज की मीटिंग मैं स्किप नहीं कर सकती। नहीं अजलान हैदर शाह, तुम्हें मैं जीतने नहीं दे सकती, उसने सोचते हुए नंबर डायल करके कान से लगाया था। मलक अंकल, मीटिंग हाफ आवर लेट हो सकती है क्या? बेटा, मीटिंग स्टार्ट होने में आधा घंटा रह गया और तुम मुझे अभी ये सब कह रही हो? प्लीज अंकल, फॉर मी प्लीज, उसने रिक्वेस्ट की थी। ओके बेटा, तमाम बोर्ड मेंबरान्स को इतला कर दो, मीटिंग आधा घंटा लेट स्टार्ट होगी, उन्होंने अपनी पीए को हिदायत दी। तो फजर ने तसल्ली करते हुए कॉल काट दी। अभी वो उठकर खड़ी हुई थी कि चकरा कर दोबारा गिरी। या अल्लाह, प्लीज थोड़ी हिम्मत दे दें। वो दोबारा उठी थी। असवा खाला, असवा खाला, उसने कमरे से ही दुहाई दी थी, और असवा खाला बोतल के जिन की तरह मिनटों में हाजिर हुई थी। मेरे लिए जूस बनाकर ला दें।
और कोई लाइट सा सैंडविच। उसने अलमारी की तरफ बढ़ते हुए हुक्म जारी किया था। बेटा आप क्यों उठी हैं, आराम करें, मीटिंग आना भी अटेंड कर लेंगी, उन्होंने आपके आराम की सख्त ताकीद की है। व्हाट, आना भी कैसे अटेंड करेंगी, उसने झुंझलाते हुए कहा। वो जा चुकी हैं बेटा, उन्होंने इतला दी थी। व्हाट, ये दादी पोता, इस घर के लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता। उसने गुस्से में चबा चबा कर लफ्ज अदा किया। क्या कहा बेटा? कुछ नहीं खाला, प्लीज खाने को ला दें कुछ, ऐसे तो एक कदम भी नहीं चला जाएगा। कहते हुए वो बाथरूम में घुस गई थी शावर लेने। रेड ड्रेस पैंट के ऊपर व्हाइट शर्ट पहने, व्हाइट शर्ट पर रेड कोट और बालों को हल्के से नीचे से कर्ल्स डालकर खुला छोड़ दिया था। अपने चेहरे के जख्म छुपाने के लिए उसने डार्क मेकअप किया था और डार्क रेड लिपस्टिक लगाकर वो खुद के चेहरे को आईने में हर लिहाज से देख रही थी कि कहीं कोई जख्म नुमाया तो नहीं हो रहा। फजर बेटा, आपका जूस और सैंडविच। उन्होंने उसका नाश्ता टेबल पर रखा। वो अब अपनी रेड हाई हील्स वेयर कर रही थी। जूस का ग्लास पकड़कर उसने एक ही सांस में अंदर उंडेला था। कमजोरी की वजह से उसे उठने बैठने में मसला हो रहा था। हर दूसरे मिनट में उसे अपना सर चकराता महसूस हो रहा था। खाला, ड्राइवर से बोले गाड़ी निकाले, उसने सैंडविच खाते हुए कहा। जी बेटा। अब वो अपने मोबाइल से नंबर डायल कर रही थी। मुझे बाबा को घर शिफ्ट करवाना है। सलाम दुआ के बाद वो असल बात पर आई थी। जी, मैं जितनी नर्सेज आप कहेंगे उतनी हायर कर लूंगी, मगर मैं अब उन्हें हॉस्पिटल रखने का रिस्क नहीं ले सकती। जी ठीक है, ये काम आज ही हो जाना चाहिए, कहकर उसने राबता मनकता किया। नहीं इसी, तुम बाबा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे आने का मकसद मैं अच्छे से समझती हूँ। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। उसने सैंडविच खत्म करके बैग पकड़ा और कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। क्या हुआ है मामा को? इमरजेंसी से जैसे ही डॉक्टर बाहर आया वो उसकी तरफ लपका। उन्हें बहुत सवेर हार्ट अटैक हुआ है, दुआ करें। फिलहाल हमें शायद ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में बताकर आगे बढ़ा। नो मामा, यू डोंट हैव टू डू दिस विद मी। नो, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ मामा को? बीमू दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा था। बीमू, मामा नहीं कर सकती ऐसा, उन्हें ठीक होना होगा। यार क्या हुआ है मामा को अब के वो चीखा। हार्ट अटैक, उसने कहते हुए खुद को चेयर पर गिराया था। मामा ठीक हो जाएंगी ना भाई? बीमू ने सवाल किया। हार्ट अटैक का सुनकर बीमू की रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई थी। मामा को कुछ हुआ ना बीमू, तो मैं खुद को भी इसी पल इसी लम्हे खत्म कर दूंगा। वो अजियत में था। ऐसे नहीं बोले भाई, मामा ठीक हो जाएंगी, उसने बड़े भाई को गले से लगाते तसल्ली दी थी। बरी मामा ठीक हो जाएंगी हैदरी भाई, आप प्लीज दुआ करें, किशमिश ने रोते हुए कहा। आप ऐसे करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अब के वो हिचकियों से रो रही थी। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? बीमू ने पूछा। ओपन हार्ट सर्जरी, हैदरी ने मुख्तसर जवाब दिया। आप सर्जरी की तैयारियां करवाएं, मामा को कुछ नहीं होगा, उसने आजम से कहा। उसने अपनी हिम्मत को डोलने नहीं दिया था। वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। हैदरी उठकर चला गया था। शायद वो तन्हाई में रोना चाहता था। मामा ठीक हो जाएगी ना किशमिश? उसे अपनी आवाज अजनबी लगी थी। आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो अल्लाह पाक हमें इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशों में डाल देते हैं? पहले बाबा, फिर तुम्हारे मामा पापा और अब मामा। वो बेआवाज आंसुओं से रो रहा था। अल्लाह न करे हम बड़ी मामा को कुछ हो। उसने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर मौजूद आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया। पता है बीमो, आजमाइशें या परेशानियां सिर्फ मुकाफाते अमल या फिर हमारे किसी गुनाह के सबब नहीं आती। कुछ बतौरे तंबीह, कुछ दर्जात की बुलंदी, कुछ गुनाहों के कफारे और कुछ आखिरत की तैयारी के लिए बतौरे याद दहानी आती हैं। खुदा से खैर की उम्मीद रखो, इसके आगे झुक जाओ, अपनी दुआ में इतनी तड़प पैदा करो कि वो छीन कर भी नवाज दे। बीमू ने उस छोटी सी लड़की के फलसफे को बहुत गौर से सुना था। एक बड़े से मीटिंग हॉल में तमाम ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद थे। हनाबी को देखकर एकदम से अजलान की आंखें उनकी आंखों से मिली थीं और फिर बेतासुर होकर पलटी थीं। उनकी आंखों में मौजूद तड़प देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें दोबारा देखने की। वो आज भी अपने बाप की तरह हर तरह की वजाहत शान शौकत समेटे पूरी आन बान के साथ और कॉन्फिडेंट के साथ अपनी जगह पर बुराजमान था। एक पल को अनाबी को लगा उनका बेटा उनके सामने बैठा है। उनकी पलकें नम हुई। अभी वो अपनी सोच में ही थी कि टिक टिक करती हाई हील्स की आवाज ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे किया। उसने हाल में एंटर होते सबको सलाम किया और अनाबी को पीछे से जाकर उनके गाल के साथ गाल टच करके बोसा दिया और अपनी सीट पर आकर बैठ गई।
आई थिंक मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मलिक साहब ने घड़ी की तरफ देखा। जी अफंदी साहब, लेदर प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है आपकी? उन्होंने अपना रुख अफंदी साहब की तरफ किया। मलिक साहब, मेरे ख्याल में हमें पहले डिमांड्स चेक करनी होंगी पब्लिक की, फिर हम उसके मुताबिक चॉइसेस को लेकर कुछ फाइनलाइज करेंगे। अफंदी साहब, हमें पहले 1000 पीसेस का प्रोसेस चलाना होगा। गुड्स का रेट डिमांड पर चलेगा। अजलान ने सजेशन दी। मैंने कुछ आइडियाज फाइनलाइज किए हैं। फजर ने प्रोजेक्टर के पास खड़े होकर ब्रीफिंग देनी स्टार्ट की थी। अजलान का ध्यान बार बार उसके खुलते बंद होते लबों में भटक रहा था। 15 मिनट के बाद वो अपनी सीट पर वापस पलटी थी। तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दिल से तारीफ की थी। अजलान, तुम्हें कुछ कहना है? अफंदी साहब ने पूछा। मुझे लगता है अंकल, इसको अगर इस थीम के साथ फॉलो करेंगे तो इसकी डिमांड हर क्लास के लोगों में होगी। अब वो प्रोजेक्टर के पास खड़ा अपने थीम की ब्रीफिंग दे रहा था और फजर उसकी हर अदा पर अश कर उठी थी। हर लिहाज से ये बंदा अपनी जगह अलहदा तरीके से बनाने का फन रखता था। ब्रेव। मलिक साहब और बाकी बोर्ड डायरेक्टर्स ने तालियां बजाकर उसे सराहा था। वही अनाबी ने भी बेसाख्ता उसे तालियां बजाकर तहसीन बख्शी थी। आई मस्ट से, फजर के आइडिया के साथ अगर ये थीम ना होता तो आइडिया फ्लॉप था, मलिक साहब ने कहा। अजलान ने कंधे उचकाकर दिल फेंक मुस्कुराहट फजर की तरफ उछाली, जिसने फजर का मजीद खून जलाया। तकरीबन 1 घंटा मीटिंग चली थी और अब सब ही बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। फजर भी अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई थी। उसे अपनी कुछ जरूरी फाइल्स लेकर घर जाना था। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसे रेस्ट की जरूरत थी। अभी वो अपने ऑफिस में गई ही थी कि पीछे से आकर किसी ने उसके ऑफिस का दरवाजा बंद किया था और उसे झटके से खींचकर दीवार के साथ लगाया था। क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो, वो धाड़ी थी। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या बदतमीजी है? उसने जो मानी अंदाज में कहा। उसने उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाया। पकड़ो और साफ करो इसे। रात की कही बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसी? वो गुस्से से चिल्लाया था। नहीं कर रही। शक्ल गुम करो अपनी। वो हल्क के बल चिल्लाई थी। शट अप। नेक्स्ट टाइम इतनी डार्क लिपस्टिक लगी हुई ना देखो। अब वो उसके होंठों से लिपस्टिक साफ कर रहा था। आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, जिस दिन मेरा ईमान भटक गया ना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो उसकी आंखों में देखते कह रहा था। इसी दौरान उसके फोन पर कॉल आई। हाँ है ना, बोलो। तो जानम आज मिलते हैं ना? हाँ, मैं भी बेताब हूँ। अब वो फजर की लट कान के पीछे करते हुए बोला। उसने उसके हाथ को झटका। उसने उसके बाजू को दबोचा। बस ठीक है, आज की रात को रंगीन बनाते हैं। वहां चलते हैं जहां सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। उसने फजर को आंख मारी। इस दौरान उसने इतनी जोर से उसके हाथ पर दांत गाड़े मगर अजलान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसके चेहरे पर दर्द की जरा भी रमक नहीं थी। ऐना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उसने कॉल काटकर फोन जेब में डाला। बहुत शौक है बाइट करने का, तो चलो यहाँ करो। उसने अपनी टाई की नाट ढीली करके शर्ट के बटन खोलकर अपने कांधे और गर्दन की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर होनी लव बाइट चाहिए जिसका असर एटलीस्ट 1 हफ्ते तक तो रहे। उसने आंख मारते हुए स्माइल की और उसकी स्माइल के साथ ही उसकी आंखें चमकी थीं और इस चमक के साथ ही फजर का दिल एक अलग ही ताल पर धड़का था। फजर शर्म से पानी पानी हुई थी। दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसकी इतनी कुर्बत वो बर्दाश्त कब कर सकती थी? बार बार उसने कुछ भी नहीं कहा। अजलान ने उसकी तोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसके नाक के साथ अपनी नाक जोड़कर फजर की सांसें इनहेल करने लगा। अगले कुछ मिनट तक वो इसी हालत में उसे लिए खड़ा रहा। न खुद हिल रहा था, न उसे हिलने दे रहा था। वो कोशिश भी करती तो उस पर दबाव बढ़ा देता। चलो बटन बंद करो मेरी शर्ट के, उसने हुक्म जारी किया। हटो आगे से, उसने धक्का दिया। सोच लो फजर, अगर इसी हालत में ऑफिस से बाहर गया तो तुमसे बहुत सारे सवाल होंगे। मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं चला जाता हूँ। वो कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा था। रुको, उसने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। गुड गर्ल, अजलान ने उसके बाल पीछे करते हुए कहा। वो कांपते हाथों से उसके शर्ट के बटन बंद कर रही थी, आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए। मुझे पहले लगता था जाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत कायनाती मसला है। परिंदे कैद में हैं और तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासी नफ्सियाती मसला है। अब वो उसकी पेशानी पर बोसा देते बाहर की तरफ मुड़ गया था।